24 फरवरी 2022 सुबह के लगभग 5 बजे यूक्रेन की राजधानी कीव में लोग अभी नींद में थे। सड़कें शांत थीं, आसमान बिल्कुल साफ। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। लोग अपने घरों से भागने लगे, माएँ अपने बच्चों को उठाकर बेसमेंट की ओर दौड़ीं और आसमान में दिखने लगे मिसाइलें। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, कुछ घंटे पहले तक रूस के राष्ट्रपति ने कहा था, हम हमला नहीं करेंगे। तो फिर ये हमला कैसे हुआ? क्या ये अचानक लिया गया फैसला था, या इसके पीछे छिपी थी एक ऐसी कहानी जो दशकों से बन रही थी? रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध अचानक शुरू नहीं हुआ। असल में इसकी जड़ें जाती हैं 1991 तक, जब सोवियत संघ टूट गया। यूक्रेन, जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, एक स्वतंत्र देश बन गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या यूक्रेन पूरी तरह से रूस से अलग हो पाएगा? क्योंकि यूक्रेन सिर्फ एक देश नहीं था, वो रूस के लिए इतिहास, संस्कृति और रणनीति का केंद्र था। अब कहानी में आता है एक और खिलाड़ी, नेटो। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य गठबंधन जिसमें अमेरिका और यूरोप के देश शामिल हैं। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद नेटो धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ने लगा और कई पूर्व सोवियत देश नेटो में शामिल हो गए। रूस के लिए ये एक खतरे की घंटी थी। क्यों? क्योंकि अगर यूक्रेन भी नेटो में शामिल हो जाता तो नेटो की सेना सीधे रूस की सीमा तक पहुंच जाती, और यही बात रूस को सबसे ज्यादा डराती थी। 2014 में यूक्रेन में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो रूस के करीब माने जाते थे, उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद यूक्रेन ने पश्चिमी देशों की तरफ झुकाव दिखाना शुरू किया, और तभी रूस ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने क्राइमिया नाम के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। ये वही पल था जब दुनिया को समझ आ गया कि रूस यूक्रेन को आसानी से नहीं छोड़ने वाला। क्राइमिया के बाद यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास में भी संघर्ष शुरू हो गया। यहाँ रूस समर्थित विद्रोही सक्रिय हो गए, और 2014 से 2022 तक ये क्षेत्र एक साइलेंट वॉर जोन बना रहा, जहां हजारों लोग मारे गए, लेकिन दुनिया का ध्यान इस पर कम ही गया। और फिर आया 2022, जब रूस ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर यूक्रेन पर सीधा हमला कर दिया। रूस का कहना था वो यूक्रेन को डीनाज़िफाई कर रहा है और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन दुनिया ने इसे साफ तौर पर एक इन्वेजन यानी आक्रमण माना। शुरुआती दिनों में सबको लगा कि रूस जल्दी जीत जाएगा, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी और ताकतवर थी। लेकिन यूक्रेन ने उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत जवाब दिया। उसके राष्ट्रपति लड़ाई के दौरान देश छोड़कर नहीं भागे, बल्कि उन्होंने कहा, मैं यहाँ हूँ, हमें हथियार चाहिए, सवारी नहीं। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसके बाद कई शहर इस युद्ध की चपेट में आ गए। मारियोपोल, खार्कीव, बाखमूत, इन शहरों में घर, अस्पताल, स्कूल, सब कुछ मलबे में बदल गया। लाखों लोग अपने घर छोड़कर भाग गए और लाखों शरणार्थी बन गए। ये युद्ध सिर्फ टैंक और बंदूक का नहीं था, ये एक नया युद्ध था, ड्रोन वॉर। रूस और यूक्रेन दोनों ने सैकड़ों हजारों ड्रोन का इस्तेमाल किया। छोटे छोटे ड्रोन जो ऊपर से हमला कर सकते थे और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते थे। ये तकनीक इस युद्ध को और भी खतरनाक बना रही थी। इस युद्ध में सिर्फ 2 देश नहीं थे, पूरी दुनिया इसमें शामिल हो गई। अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को हथियार, पैसा और समर्थन दिया। वहीं रूस को कुछ देशों का अप्रत्यक्ष समर्थन मिला। इससे ये युद्ध एक प्रॉक्सी वॉर बन गया। समय बीतता गया, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। 2023, 2024, 2025 और अब 2026, ये युद्ध आज भी जारी है। दोनों पक्ष थक चुके हैं, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? न रूस का, न यूक्रेन का, बल्कि आम लोगों का। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हो गए, बच्चों की जिंदगी बदल गई, और एक पूरी पीढ़ी युद्ध के साए में जी रही है। आज एक बड़ा सवाल है, क्या कोई इस युद्ध में जीत रहा है? रूस कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका है, लेकिन भारी नुकसान भी झेल रहा है। यूक्रेन अपनी जमीन बचा रहा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। और आखिर में सबसे बड़ा सच ये है कि इस युद्ध में कोई असली जीतने वाला नहीं है। ये युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं है, ये अहंकार, डर और शक्ति का खेल है। और जब तक ये 3 चीजें मौजूद हैं, तब तक दुनिया में शांति सिर्फ एक सपना ही रहेगी।
तो अगली बार जब आप किसी खबर में युद्ध के बारे में सुने तो याद रखिए, उसके पीछे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि लाखों अधूरी कहानियां होती हैं। अब सवाल ये उठता है, इस पूरे युद्ध का असर भारत पर क्या पड़ा? जब 2022 में ये युद्ध शुरू हुआ तब हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि बमबारी के बीच इन छात्रों को खुद अपनी जान बचाकर बॉर्डर तक पहुंचना पड़ा। तभी भारत सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन गंगा, एक ऐसा मिशन जिसमें भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। भारत के मंत्री खुद पड़ोसी देशों में पहुंच गए और एयरफोर्स से लेकर स्पेशल फ्लाइट्स तक हर संभव कोशिश की गई। कुछ ही दिनों में हजारों भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, भारत ने इस युद्ध में एक बहुत ही संतुलित रुख अपनाया। न पूरी तरह रूस के खिलाफ गया, न ही पूरी तरह पश्चिमी देशों के साथ खड़ा हुआ, बल्कि भारत में हमेशा कहा, शांति ही एकमात्र रास्ता है। और यही कारण है कि आज भी भारत दोनों पक्षों के साथ बातचीत करने की स्थिति में है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची, गहराई से रिसर्च की गई और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानियां पसंद हैं, तो आप जुड़े रहिए भारत कॉन्फिडेंशियल के साथ। यहाँ हम लाते हैं दुनिया की छुपी हुई कहानियां, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और उन घटनाओं का सच जो अक्सर सामने नहीं आता। जय हिंद, जय भारत।